मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है और मैं आपको हिंदी विषय में श्री सुमित्रा नंदन पंत का चींटी नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि थे। उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। यह सुमित्रा नंदन पंत जी का चित्र है। छायावाद का समय 1918-20 से 1936-38 तक माना जाता है और उसके जो प्रमुख चार स्तंभ थे, श्रीमती महादेवी वर्मा, श्री सुमित्रा नंदन पंत, श्री जयशंकर प्रसाद और श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन चार स्तंभों में सुमित्रा नंदन पंत जी भी एक थे। अब सबसे पहले मैं उनका जीवन परिचय आपको पढ़ाऊंगी। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिले के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 को हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का निधन हो गया था, अतः इनका पालन पोषण इनकी दादी माँ ने किया था और इनका नाम गोसाई दत्त रखा गया। पंत जी 1910 में शिक्षा प्राप्त करने गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा गए। यहीं उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था और पंत जी 1918 में मझले भाई के साथ काशी गए और जिसे आजकल बनारस भी कहते हैं, वहाँ पर क्वींस कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई आरंभ की। वहाँ से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर म्योर कॉलेज में पढ़ने के लिए इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद को आजकल प्रयागराज कहते हैं। और महात्मा गांधी के 1921 में असहयोग आंदोलन के समय भारतीयों से अंग्रेजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों एवं सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने की प्रार्थना की थी। तो उनकी इस प्रार्थना पर पंत जी ने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषा साहित्य का ये अध्ययन करने लगे और इलाहाबाद में ही इनकी काव्य चेतना का विकास हुआ। इलाहाबाद या प्रयागराज प्रारंभ से ही साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहा है। उस कुछ वर्षों के बाद पंत जी को घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और इन्हीं परिस्थितियों में वह मार्क्सवाद की ओर उन्मुख हुए। जैसा कि आपको पता होगा, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत मार्क्सवाद कहलाता है, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद भी कहते हैं, जिसमें उन्होंने आर्थिक और सामाजिक समानता की बात की है। उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व वह चाहते हैं और चाहते हैं कि समाज में वर्ग भेद समाप्त हो जाए। तो उनके इन्हीं सिद्धांतों से पंत जी प्रभावित हुए थे। कुछ समय पश्चात पंत जी कुंवर सुरेश सिंह के साथ 1931 में काला काकर प्रतापगढ़ चले गए। यह जिला प्रयागराज से सटा हुआ है और वहाँ पर गंगा नदी के किनारे कुंवर सुरेश सिंह का महल था। उसी महल में रह करके कुछ समय तक पंत जी ने अपनी काव्य रचनाएं करी और 1938 में प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाप का संपादन किया। छायावाद के बाद जो काव्य चेतना है उसे प्रगतिशील या प्रगतिवादी काव्य चेतना कहते हैं, जिसमें समाज के शोषित पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति जताते हुए उनकी आवाज़ को मुखर किया गया है। और तत्पश्चात पंत जी श्री अरविंद आश्रम की यात्रा से आध्यात्मिक चेतना की ओर प्रवृत्त हो गए। श्री अरविंद, आपको पता होगा, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन धीरे धीरे उनका झुकाव अध्यात्म की ओर हो गया और उनका दर्शन अरविंद दर्शन के नाम से विख्यात है, जिसमें उन्होंने यह प्रकट किया है कि मनुष्य भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए भी अपनी आध्यात्मिक चेतना का विकास कर सकता है और दीन दुखी गरीबों के माध्यम से वह अति मानव और अति मानस की ओर अग्रसर हो सकता है। तो उनके इन विचारों से पंत जी बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। फिर 1950 से 57 तक वो आकाशवाणी में सलाहकार भी रहे और 1958 में युगवाणी से वाणी काव्य संग्रहों की जो प्रतिनिधि श्रेष्ठ कविताएं थीं, उनका जो संग्रह था वो चिदंबरा नाम से प्रकाशित हुआ और इसी चिदंबरा पर उन्हें 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है और यह भारतीय ज्ञानपीठ न्यास 1965 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तब से प्रतिवर्ष श्रेष्ठ साहित्यिक रचना को
ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी गई हैं उनमें से प्रतिवर्ष किसी एक भाषा के लिए यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। पंत जी को 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। पंत जी को 1961 में पद्म भूषण की उपाधि भी प्रदान की गई थी। पंत जी ने लोकायतन नाम के महाकाव्य की भी रचना की थी और जिसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ। इस तरह वो जीवन पर्यंत पूरे जीवन साहित्यिक रचना में लगे रहे और उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हो गई। अब हम पंत जी की रचनाओं पर आते हैं। पंत जी की कृतियां या रचनाएं। पंत जी की पहली कविता गिरजे का घंटा थी जो 1917 में प्रकाशित हो गई थी। उसके पश्चात ग्रंथि, उच्छ्वास, वीणा जो छोटे छोटे प्रगीतों से भरपूर है, पल्लव उनका काव्य संग्रह जो छायावादी समस्त चेतना से भरपूर है। जैसा कि हमने आपको प्रारंभ में ही बताया कि पंत जी छायावादी कवि थे और छायावाद की जो विशेषताएं हैं, स्वानुभूति जैसे मैंने मैं शैली अपनाई, प्रकृति के प्रति प्रेम, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, जिज्ञासा, प्रथम रश्मि का आना, रंगणी तूने कैसे पहचाना, कल्पना, विश्व कल्पना सा ऊंचा वह, नारी के प्रति सम्मान, प्रेम, आकर्षण, देवी माँ सहचरी प्राण, देश प्रेम, भारतीय संस्कृति से प्रेम आदि जो छायावाद की विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं से इनका पल्लव काव्य संग्रह भरपूर है। फिर मार्क्सवादी विचार दर्शन से प्रभावित होकर के उन्होंने युगांत, युगवाणी और ग्राम्य आदि रचनाएं रची। स्वर्णधूलि उनकी वैदिक चिंतन के लोक मंगल की भावना से प्रभावित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः इस तरह की कल्याणकारी भावनाओं को उन्होंने अपने स्वर्णधूलि काव्य संग्रह में प्रकट किया है। फिर उत्तरा जो अध्यात्मवाद, व्यापक भारतीय चिंतन से संबद्ध विचारों को प्रकट किया गया है उत्तरा नामक काव्य रचना में। अतिमा उनका काव्य संग्रह है और किरण वीणा आत्मपरक लंबी कविता है। संक्रांति, सत्यकाम जो 1977 में प्रकाशित हुई। इस तरह से उनकी संपूर्ण काव्य यात्रा से स्पष्ट है कि भारतीय चिंतन धारा में वो समग्रता की, संपूर्णता की खोज करने वाले कवि थे। वो भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच में समन्वय स्थापित करके विश्व मानव और मानवतावाद जैसे विचारों को अपनी कविता में स्थान देते हैं और भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के सामंजस्य भाव के मूल का केंद्रीय तत्व, मुख्य विषय ही समग्र विकास का मूल तत्व है। भारतीय संस्कृति के सूत्र से पंत जी विश्व संस्कृति, विश्व नागरिक अथवा मानवतावाद के आदर्शों को हम सबके सामने लाते रहे हैं और इन्हें अपने काव्य का विषय बनाते रहे हैं। अब हम उनकी भाषा शैली पर आते हैं। पंत जी की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। पंत जी ने खड़ी बोली को ब्रज भाषा जैसा माधुर्य एवं सरसता प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। ब्रज भाषा की मिठास और रसमयता का उन्होंने खड़ी बोली में भरपूर प्रयोग किया है और बांग्ला तथा अंग्रेजी भाषा से भी प्रभावित थे और बांग्ला भाषा की कोमल कांत पदावली का प्रयोग भी उन्होंने अपनी खड़ी बोली में किया है और इसलिए उन्होंने गीतात्मक शैली भी अपनाई है। इस शैली में गीता का तत्व प्रमुख होता है। इनकी शैली की मुख्य विशेषताएं हैं सरलता जो आसानी से समझ में आ जाए, मधुरता, मिठास, चित्रात्मकता, जिस भाव का वर्णन करते हैं वह चित्र की तरह आपकी आंखों के सामने घूमने लगता है, उसमें कोमलता है और गीतात्मकता, उसमें गीता का गुण भी है। भाव के अनुरूप भाषा का प्रयोग करने में पंत जी सिद्धहस्त थे और यह इनकी प्रगीत शैली को और अधिक प्रभावपूर्ण बना देता है। अगर मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली को गरिमा, महत्ता प्रदान की तो पंत जी ने उसे एक साहित्यिक भाषा की श्री संपदा से संपन्न कर दिया। इस तरह खड़ी बोली एक समृद्ध साहित्यिक भाषा के रूप में हमारे सामने आ जाती है और खड़ी बोली का लालित्य, सौंदर्य भी उन्होंने
सबके सामने प्रकट किया। भाषा में वह संस्कृत की शब्द राशि का भी प्रयोग करते हैं, लोक भाषा के प्रति भी उनका आकर्षण है, और जैसा कि उनके काव्य में ठौर ठौर दुलराना आदि शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है। और पंत जी का काव्य शिल्प प्रबंध और प्रगीत की मिश्रित काव्य चेतना से विकसित हुआ है। इन्होंने लोकायतन महाकाव्य लिखा जो प्रबंध काव्य का उदाहरण है, और इन्होंने जो गीत लिखे, लंबी कविता लिखी, आत्मपरक गीतों की रचना की, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने प्रबंध काव्य शैली और मुक्तक काव्य शैली की प्रगीत और गीत शैली को भी अपने काव्य में अपनाया है। और पंत जी ने नाद सौंदर्य के नूतन प्रयोग करके कविता को निखारा है, उसका सौंदर्य हमारे सामने लाए हैं। हर अक्षर का अपना एक नाद सौंदर्य होता है, उसमें एक ध्वनि होती है, उस ध्वनि की सुंदरता को उभार करके कवि ने रचनाएं की हैं। जैसे बांसों की झुरमुट संध्या का झुटपुट है, चहक रही चिड़िया टीवी टी टू टू टा टा। अब इस नाद सौंदर्य के माध्यम से जैसे उन्होंने सायकालीन दृश्य हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है, सायकाल का जो झुटपुटा है और उस समय जो चिड़िया चहचहाती हैं, उसका वर्णन कवि ने इन नाद सौंदर्य से, ध्वनियों के माध्यम से हम लोगों के सामने प्रकट कर दिया है। अब हम उनकी कविता पर आते हैं। सबसे पहले हम उनकी कविता पढ़ेंगे और फिर हम उसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताएंगे। चींटी को देखा, प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आपने चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपत पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत, गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक, देखा चींटी को, उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिनगी अक्षय, वह भी क्या देही है तिल सी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। अब हम कविता के प्रसंग पर आते हैं। संदर्भ में तो रचना और रचनाकार का नाम लिखा जाता है। प्रसंग में रचनाकार प्रस्तुत पंक्तियों में किन भावों को प्रकट करना चाहता है, एक दो पंक्तियों में उसकी भूमिका बताते हैं। फिर व्याख्या हम करते हैं, विषय वस्तु का भाव विस्तार व उसमें निहित अर्थ का व्यापक संदर्भों में हम वर्णन करते हैं। फिर काव्य सौंदर्य पर आते हैं, जिसमें भाषा, रस, छंद, अलंकार व भाव साम को बताते हैं। अब हम इनके प्रथम पद्यांश की व्याख्या पर आते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के चींटी शीर्षक से ली गई हैं और यह पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी रचयिता और पाठ का नाम चींटी। तो संदर्भ में हम पाठ का नाम और रचयिता का नाम लिखते हैं। फिर प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश की मुख्य पंक्तियों को, मुख्य बातों को एक दो पंक्तियों के रूप में हम लिखते हैं, बताते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में सुमित्रा नंदन पंत जी ने चींटी जैसी लघु प्राणी की निरंतर गतिशीलता का, निर्भय होकर विचरण करने, कभी हार न मानने जैसी विशेषताओं का वर्णन किया है। अब हम कविता पढ़ रहे हैं, फिर शब्दार्थ बताएंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। चींटी को देखा, प्रश्नवाचक चिन्ह, वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपत पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति,
काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत। चींटी को देखा। अब कवि यहाँ पर प्रश्न कर रहा है, प्रश्नवाचक शैली है, हम सब लोगों से पूछ रहा है मानो कि आपने चींटी को देखा है। क्योंकि कवि संवेदनशील है, इसलिए उसने चींटी जैसे छोटे जीव की विशेषताओं के ऊपर भी कविता लिख दी है। इसलिए वह हमसे पूछ रहा है कि आप सबने चींटी को देखा है, उसकी विशेषताएं, उसके गुणों के बारे में जाना है, समझा है। वह कैसी है? वह सरल है, सीधी सादी है, विरल है, सघन नहीं है, क्योंकि चींटी पतली सी होती है एकदम, तो इसलिए उसके लिए कवि ने विरल शब्द का प्रयोग किया है। काली रेखा, क्योंकि चींटी का रंग काला होता है और वह एक पंक्ति के समान सीधी होती है, इसलिए चींटी की तुलना कवि ने काली रेखा से की है। आगे वह उसकी और विशेषताओं को बता रहा है, उसके स्वरूप को उद्घाटित कर रहा है। तम के तागे सी, तम मतलब अंधकार और तागे से यहाँ मतलब है धागा। तो जैसे अंधकार का रंग क्या होता है? अंधकार काले रंग का होता है, तो काले रंग के धागे की तरह जब वो चलती है तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई छोटा सा जीव या यह धागा या काली रेखा जो है वो हिलडुल रही है, डगमग डगमग करके आगे बढ़ रही है। चलती लघु पद, वो अपने छोटे छोटे पैरों से, लघु मतलब छोटे, पद मतलब पैरों से, पल पल मतलब प्रतिक्षण, मिलजुल करके, क्योंकि चींटी एक सामाजिक प्राणी है, समूह में रहती है, इसलिए चींटियां मिलजुल कर मतलब साथ साथ वह चलती जाती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं। और चींटी सुनागरिक भी हैं, इसलिए वह एक पंक्ति बना करके अनुशासन में चलती हैं। आगे कवि यह बता रहा है, पिपीलिका मतलब चींटी, पाती मतलब पंक्ति, देखो ना। और यहाँ पर पाती के आगे विस्मय बोधक चिन्ह है। इसके द्वारा कवि हम लोगों के नज़रों में यह लाना चाहता है कि देखो कितनी छोटा सा जीव है यह, लेकिन फिर भी कितने अनुशासनबद्ध तरीके से मिलजुल करके पंक्ति बना करके यह निरंतर आगे बढ़ती जा रही हैं। किस भांति, किस तरह से, भांति मतलब तरह से, काम करती वह सतत, सतत मतलब निरंतर, वह निरंतर कार्य करती रहती हैं, कभी रुकती नहीं है, आलस्य नहीं करती हैं, परिश्रम से पीछे नहीं हटती हैं। कन कन करके, कन कन मतलब एक एक दाना, कन के मतलब करके, चुनती हैं, वो बटोरती हैं। अविरत मतलब लगातार, बिना रुके, सतत, सतत निरंतर जो है वह अपने लिए एक एक कण करके दाना चुनती हैं, इकट्ठा करती हैं, संग्रहित करती हैं, जिससे जब उन्हें भोज्य पदार्थ की ज़रूरत हो तो वह उसका उपयोग कर सके। अब इसका हम समग्र रूप से एक बार अर्थ बता देते हैं कि कवि कह रहा है कि आप चींटी को देखिए, उसकी विशेषताओं को जानिए। वह सीधी सादी है, सघन नहीं है, काली रेखा के समान है क्योंकि उसका रंग काला होता है, और काले रंग के धागे के समान वह हिलती डुलती आगे निरंतर बढ़ती रहती है। उसके छोटे छोटे पैर हैं, लेकिन वो प्रति क्षण मिलजुल करके, समूह बना करके एक अनुशासित नागरिक की भांति आगे बढ़ती जाती है। आप सब लोग इनकी विशेषताओं को समझिए, जानिए, और किस तरह से वह निरंतर काम करती रहती है। यह अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि इतनी छोटी सी जीव होकर के वह निरंतर कार्य करती रहती है बिना थके, और एक एक दाने को लगातार निरंतर चुनती रहती है। काव्यगत सौंदर्य, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली वर्णनात्मक है क्योंकि यहाँ पर चींटी की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। गुण ओज है, रसवीर है क्योंकि चींटी की मेहनत का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। अनुप्रास अलंकार, पिपीलिका पाती में पावर्ण, कन कन में कावर्ण की पुनरावृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। और उपमा अलंकार, तम के तागे सी काली रेखा, उपमेय में उपमान की समानता को प्रकट किया गया है और साधर्मवाचक शब्द के द्वारा यहाँ पर तुलना की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। पल पल और कन कन में एक शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब हम चींटी के दूसरे पद्यांश पर आते हैं।
संदर्भ वही होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित चीटी नामक पाठ से ली गई हैं और जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में चींटियों की कर्मठता का वर्णन किया गया है। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। अब यहाँ पर चींटी के कर्म सौंदर्य को प्रकट किया गया है कि किस तरह से चींटी जो छोटे छोटे दानों के रूप में अपना भोज्य पदार्थ इकट्ठा करती है, बरसात के मौसम में जब वह भीग जाता है तो बरसात के बाद धूप आने पर वह उनको धूप दिखाती है, उनको सुखाती है। गाय चराती, कहते हैं कि जैसे मनुष्य गाय को पालता है, पोसता है और उसका दूध अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता है, ऐसे चींटी भी कुछ कीटों के रस को पीती हैं, तो उन कीटों को ला करके अपने बिल में रखती हैं और उनकी साथ संभाल देखभाल करती हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि जैसे मनुष्य गायों को चराता है, उनकी देखभाल करता है, वैसे ही चींटी भी जिस कीट का रस पीती हैं, गाय की तरह उस कीड़े की भी साथ संभाल देखभाल करती हैं, बच्चों की निगरानी करती और चींटी अपने बच्चों की देखभाल भी करती हैं, लड़ती संघर्ष करती हैं, अरे दुश्मन से तनिक जरा सा भी डरती नहीं है, वह निर्भय है और अपने दुश्मनों के साथ लड़ती हैं, संघर्ष करती हैं और उन्हें पराजित करती हैं। दल के दल, समूह के समूह जो हैं वो चींटी अपनी सेना को सजाती हैं, तैयार करती हैं, जिससे वह अपने दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएँ। घर आंगन, और जो उनका घर होता है उसमें जो आंगन होता है, प्रांगण होता है, और जनपद जो रास्ते होते हैं उनको बुहारती हैं, साफ करती हैं। चींटी जमीन के अंदर कई मंजिला घर बनाती हैं, तो उसी की ओर कवि यहाँ संकेत कर रहा है कि वह अपने घर को, निवास स्थान को, उसमें जो प्रांगण होता है, उसमें जो रास्ते हैं उनको साफ सुथरा करती हैं और इस तरह से चींटी सुबह से लेकर के शाम तक दिन रात कर्म में लीन रहती हैं और अपनी कर्मठता का परिचय देती हैं, अपने दुश्मनों से डरती नहीं हैं और अपना कार्य तन्मयता से करती हैं। अब हम काव्यगत सौंदर्य पर आते हैं। साहित्यिक खड़ी बोली, शैली वर्णनात्मक है, गुण ओज है, रस वीर है, सेना समार्ती में सा वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हम इनके तीसरे पद्यांश पर आते हैं। संदर्भ वही होगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित चींटी नामक पाठ से ली गई हैं और जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चींटी की सामाजिकता तथा क्रियाशीलता को चित्रित किया है। अब हम पढ़ रहे हैं। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। देखा चींटी को, उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिनगी अक्षय, वह भी क्या देही है तिल सी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। चींटी है प्राणी सामाजिक, क्योंकि चींटी अपना समाज बना करके रहती हैं, समूह में रहती हैं, इसलिए कवि चींटी को सामाजिक प्राणी कह रहा है। वह श्रमजीवी है, वह परिश्रमी है, मेहनती है, इसलिए वह श्रमजीवी कहलाती है। और सुनागरिक है वह, क्योंकि अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करती है, अपने समाज की जो व्यवस्था है उसे बनाती है, उसे भंग नहीं करती है, इसलिए कवि ने उसको सुंदर नागरिक कहा है। फिर प्रश्न कर रहा है कवि, देखा चींटी को, क्या आपने चींटी को देखा है? मतलब उनकी इन विशेषताओं की ओर आपने नजर डाली है, उनसे आप परिचित हो, उसके जी को, उसके हृदय को जाना है, उसके मन में क्या क्या भाव उठते हैं, वह कितनी मेहनती है, परिश्रमी है
और सुंदर विशेषताओं से युक्त है। तो यहाँ पर कवि यह कहना चाहता है, और फिर चींटी कैसी दिखती है उसका वर्णन कवि कर रहा है, क्योंकि चींटी भूरे रंग की भी होती है और काले रंग की भी होती हैं। तो जैसे बालों की कतरन, छोटे छोटे बाल जो होते हैं, बाल चमकते हैं, भूरे रंग के बाल चमकते भी हैं, और जब उनको काट दिया जाता है, कतर दिया जाता है, तो वो एकदम छोटे छोटे हो जाते हैं। तो उसी तरह भूरे बालों की तरह ही यह भूरे रंग की चींटी दिखाई देती है, और छिपा नहीं है, मतलब किसी से अप्रत्यक्ष नहीं है। उसका छोटापन, वो जो लघु प्राणी है, उसका शरीर जो एकदम छोटा है, तो यह उसके शरीर का छोटापन किसी से छिपा नहीं है, अप्रत्यक्ष नहीं है, वो सामने स्पष्ट सबको दिखाई देता है। लेकिन उसके बावजूद वह समस्त पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर, धरा पर निर्भय होकर, भय से रहित होकर के विचरण करती है, घूमती रहती है। यहाँ पर चींटी की निर्भयता की विशेषता की ओर कवि ने इंगित किया है, और साथ ही साथ वो श्रम में तन्मय, अपने शरीर से और मन से वह कार्य में निरंतर लगी रहती है, मेहनत करती है। वह जीवन की चिनगी अक्षय, अक्षय मतलब कभी नष्ट ना होने वाली, और चिनगी चिंगारी को कहते हैं। जैसे आग की एक छोटी सी चिंगारी भयंकर आग लगाने में समर्थ होती है, वैसे ही यह छोटी सी चींटी अपनी जिजीविषा से, युयुत्सा से जीवन में बड़े बड़े कार्य करने के लिए तत्पर रहती है, और करके भी दिखा देती है। कहते हैं चींटी अपने वजन से 20 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है। तो यहाँ पर कवि चींटी की जिजीविषा और युयुत्सा को प्रकट कर रहा है। उसकी यह जिजीविषा और युयुत्सा कभी समाप्त नहीं होती है, वह निरंतर कर्म करती रहती है, मेहनत करके आगे बढ़ती रहती है। और फिर कवि यहाँ पर कह रहा है कि देही, जो देह को धारण करता है उसे देही कहते हैं। तो उसका शरीर कैसा है? तिल सा। तिल एक दलहन है। तिल काले और सफ़ेद रंग के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, चिकने होते हैं और चमकते हैं। इसलिए चींटी के शरीर की तुलना वह तिल से कर रहा है कि उसका शरीर तिल के समान चमकता है और छोटा है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, और रिलमिल चींटियां रेला बना करके, पंक्ति बना करके और मिलजुल करके आगे बढ़ती हैं। इसलिए कवि यहाँ पर रिलमिल शब्द का प्रयोग कर रहा है, और चींटी का काला और भूरा रंग चमकता है, झिलमिलाता है, इसलिए झिलमिल शब्द का कवि ने प्रयोग किया है। तो प्राणों की सजीव मतलब होकर के चींटी एक सजीव प्राणी है, जीवंत है, चेतन है। तो वह अपनी चेतना से साथ साथ मिलजुल करके एक साथ झिलमिलाती हुई, प्रकाश करती हुई दिन भर में वह मीलों चल लेती है, बहुत अधिक सफ़र तय कर लेती है। उसने कितनी यात्रा की है इसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। अथक वह कभी थकती नहीं है और किसी भी काम से ना टलती, पीछे नहीं हटती है। वह हर कार्य को करने के लिए तत्पर रहती है। अब हम काव्यगत सौंदर्य पर आ जाते हैं कि भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली यहाँ मुक्तक है, गुण ओज और प्रसाद है, रसवीर है, अलंकार उपमा अलंकार, भूरे बालों की सी, तिल सी, उपमेय में उपमान की समानता को प्रकट किया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। और अभ्यास प्रश्न हमने आपको दिए हैं कि पंत जी का जन्म और मृत्यु कब हुई थी। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला और दूसरा, पंत जी के बचपन का क्या नाम था, ये दोनों अति लघुत्तरीय प्रश्न है। और तीसरा, किसी एक पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए व काव्यगत सौंदर्य भी लिखिए। ये आपका तीसरा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। आशा है आपको यह चींटी पाठ समझ में आ गया होगा, और चींटी से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी आप पढ़िएगा तो चींटी की विशेषताओं से आप परिचित होइएगा, और चींटी किस तरह से अपने जीवन के माध्यम से मनुष्य को भी शिक्षा दे जाती है इसका वर्णन भी कवि ने यहाँ पर किया है। और हम शिक्षा व संदेश
पर आते हैं। श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने जैसा कहा है, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। जब चींटी जैसी छोटा सा प्राणी अपने जीवन के द्वारा हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत कर सकता है, तो मनुष्य तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। तो जब उसने जन्म लिया है, एक मनुष्य के रूप में इस संसार में आया है, तो वह कर्म करके अपना नाम करे, अपने जीवन को निरर्थक सिद्ध ना करे, उच्च आदर्शों को प्राप्त करे, मेहनती बने, परिश्रमी बने और अपने जीवन में हमेशा आशा का संचार करे। यही शिक्षा व संदेश इस कविता के माध्यम से और अप्रत्यक्ष रूप से चींटी कविता के माध्यम से कवियों ने हम सबको दी है। आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। जो समस्या हो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।